आज हम पतंग पाठ का दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पद्यांश को देख लेते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से भी बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पहले पद्यांश में हमने देखा था कि जब बरसात ऋतु समाप्त होता है, शरद ऋतु का आगमन होता है, तो बालक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। प्रसन्न होकर पतंग उड़ाते हैं और वे पतंग की ऊंचाइयों को देखकर अत्यंत ही हर्षित हो जाते हैं। और कवि ने उसकी तुलना तितलियों की नाजुक दुनिया अर्थात रंग बिरंगे तितलियों से किया है। तो अब हम देखेंगे कवि यहाँ बालकों की तुलना, छोटे छोटे बच्चों की तुलना कपास अर्थात रुई से करते हैं। तो इस पद्यांश में भी कवि बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का चित्रण कर रहे हैं। शब्दार्थ देख लीजिए। यहाँ पर जो कठिन शब्द है, बेसुध माने सुध बुध खो देना अर्थात सब कुछ भुला देना होता है। और मृदंग माने एक प्रकार का वाद्य है। और पेंग भरना माने झूला झूलना होता है। बाकी वैसे और कठिन शब्द नहीं है। कपास माने रुई होता है। अब अर्थ में ध्यान देते हैं। कवि कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कि बच्चों का शरीर अत्यंत ही कोमल एवं मुलायम होता है, इसलिए इसकी तुलना कपास से की गई है। तो बच्चों का शरीर अत्यंत कोमल एवं मुलायम होता है, ऐसा लगता है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास अर्थात रुई लेकर आए हों। अगला लाइन है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ पर हम देखेंगे, शब्द को देखते रहो, बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैरों के पास माने जब बच्चे तत्परता के साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उसको कहा गया है बेचैन पैरों के पास। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है। घूमती हुई क्यों आती है? यहाँ पर घूमती हुई का अर्थ होता है दौड़ती हुई या पीछे पीछे भगाती हुई। तो जब बच्चे तत्परता के साथ खेलते हैं, दौड़ दौड़ कर खेलते हैं, तो पृथ्वी उन्हें पकड़ने के लिए अर्थात धरती माता उन्हें पकड़ने के लिए, गोद में लेने के लिए दौड़ दौड़ कर घूम रही होती है, ऐसा कवि कहते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पृथ्वी अपनी परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी परिक्रमा क्यों करती है? तो खेलते हुए बच्चों को पकड़ने के लिए, तो धरती माता अपने बच्चों को पकड़ने के लिए वह दौड़ती रहती है अर्थात पृथ्वी परिक्रमा करती रहती है। अगला लाइन है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध माने अपना सुध बुध, अपना ध्यान भुलाकर। तो बच्चे जब सब कुछ भुलाकर मग्न होकर खेलने लगते हैं, तो उनके कोमल कोमल पैरों से महलों के कठोर छत भी कोमल प्रतीत होते हैं। अगला लाइन है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दौड़ते व खेलते समय धरती पर पड़ते हुए उनके पदचाप ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हों। अगला लाइन है, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। पेंग भरना माने झूला झूलना। यहाँ पर डाल की तरह, डाल माने पेड़ की डालों से तुलना की गई है बच्चों के शरीर को। जैसे पेड़ की डाल हवा के कारण हिलते रहते हैं, मचलते रहते हैं, तो इसी प्रकार बच्चे भी तेज गति से खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। उसी को कवि कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, लचीला होता है। वे खेलते समय तेज गति से लहराते हुए, हिलते हुए, डुलते हुए हवा की झोंकों में दौड़ते रहते हैं। तो उन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे पेड़ की डाली पर बैठकर
कोई झूला झूल रहा हो। अगला लाइन है, छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यहाँ पर हम रोमांचित शरीर का संगीत का अर्थ होगा खेलने का मधुर धुन। बच्चों के मन में जो खेलने का एक मधुर धुन लगा रहता है उसको कवि ने कहा है रोमांचित शरीर का संगीत। अब व्याख्या को देखते हैं। बच्चे दौड़ते हुए खेलते हुए कभी कभी कहाँ आ जाते हैं, खतरनाक किनारों तक, छतों के किनारों तक आ जाते हैं, परंतु खेलने का उनका जो उत्साह रहता है, यहाँ पर रोमांचित आया है, उत्साह के लिए आया है, खेलने का उनका उत्साह, उनके खेलने का मधुर धुन उन्हें क्या करता है, गिरने से बचा लेता है। परंतु पतंग की डोर के कारण, अगला है, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। फिर कभी कभी क्या होता है, वे छतों के अत्यंत किनारे तक चले आते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के और भी किनारों के नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन पतंग की डोर के कारण वे कभी कभी गिरने से बच जाते हैं और उनके शरीर के रोम रोम में एक नया उत्साह, रंध्र आया है तो शरीर के रोम रोम में एक नया उत्साह, नया मनोबल जागृत हो जाता है और वे फिर से खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ कवि कहते हैं कि बच्चे खेलते खेलते कभी कभी छतों के किनारों से गिर भी जाते हैं, तो स्वयं संभल कर, माने बच जाते हैं भी आया है, तो स्वयं संभल कर, माने अपने आप को संभाल कर एक नए आत्मविश्वास के साथ पुनः खेलने लगते हैं और भी निडर होकर मन निर्भीकता पूर्वक अगली बार वे और भी निर्भीकता के साथ खेलने लगते हैं और क्या करते हैं, सुनहले सूरज के सामने आते हैं और सूरज की तेज किरणों का भी सामना कर लेते हैं और धरती माता अपने बच्चों को पकड़ने के लिए और भी तेज गति से दौड़ने लगती है, अर्थात उनके पास आने लगती है। अब कवि कहते हैं कि पृथ्वी की तत्परता और भी बढ़ जाती है, वे तेज गति से चक्कर लगाने लगती है, बच्चों को पकड़ने के लिए वह दौड़ दौड़ कर घूमने लगती है। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। पाठ से संबंधित कुछ व्याकरण अर्थात शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा तो खड़ी बोली है। उसके बाद रस में शांत रस है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अलंकार तो जैसे यहाँ पर देख लेंगे, आँखों के जैसा शब्द आया है, खरगोश की आँखों के जैसा यहाँ पर उपमा अलंकार है। और जैसे जोर से है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। उसके बाद ये छंद हो गया, हाँ छंद में मुक्तक छंद होगा क्योंकि यहाँ पर कोई तुक नहीं मिल रहे हैं और मात्रा वर्ण यति गति में कोई सामंजस्य भी नहीं है, इसीलिए मुक्तक छंद है। उसके बाद बच्चों के लक्षणों के बारे में बताया गया है। जैसे बच्चे कोई भी अपना काम पूरा कर लेते हैं तो जोर से किलकारियाँ मारने लगते हैं, अर्थात पतंग की ऊंचाइयों को देखकर जब पतंग अपनी ऊंची उड़ान भरती है तो बच्चे अपने लक्षण में आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति, जैसे सीटी बजाने लगते हैं, किलकारी मारते हैं और तालियां बजाते हैं, तो ये बच्चों का लक्षण है। यहाँ पर ये लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। जैसे शरद ऋतु के बारे में बताई थी मैं। शरद ऋतु पुलों को पार करता हुआ आया था, जैसे मानव किसी नदी नाला को पार करता है, उसी प्रकार शरद ऋतु बरसात के कारण भरे हुए सभी प्रकार की नदी नालों को पार करके आया था। तो प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण भी किया गया है। मानवीकरण अलंकार भी लिख सकते हैं। पूरे पद्यांश में भाषा रस छंद वही रहेगा और अलंकार तो बदलता ही रहता है। और जो भी कठिनाई होगा, अन्य व्याकरण भी इस पाठ से पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। प्रश्नोत्तर को अपने तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।